नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के दौर में मरीजों की जान बचाने से सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त ऑक्सीजन की पड़ रही है, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि यही ऑक्सीजन अब सियासत का सबसे बड़ा जरिया बन गई है और इस सियासत का केंद्र बन चुकी है देश की राजधानी दिल्ली, जहां बार बार ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाने वाली आप सरकार को अब बीजेपी ने लिया है आड़े हाथों। एक दूसरे पर ऑक्सीजन को लेकर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चल रहा है राजधानी में, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर कुछ ब्रेक लगा तो उम्मीद जगी कि मरीजों के इलाज में अब मुश्किल कम होगी। जिस ऑक्सीजन के लिए मरीजों और उनके परिवार वालों को दर दर भटकना पड़ा, अब वैसी बदहाली दिल्ली के लोगों को नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जिस तरह सियासत फिर जोर पकड़ रही है, उससे लगता है कि यह मुश्किल कम होने वाली नहीं, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर आप सरकार के हमलों के बीच अब बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट की कमी की मार दूसरे राज्यों को झेलनी पड़ रही है। 4 मिनट पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, 730 मीट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी, आपने दे दिया जी। और उसके बाद राघव चड्ढा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन बुलेटिन में कि 976 मीट्रिक टन हमारी आवश्यकता है और हमें केवल 59% दिया। आप बताइए, कैलकुलेशन उनके घर के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, ये जो ऑक्सीजन ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं दिल्ली सरकार के लोग, ये जो क्रायोजेनिक टैंकर समय पे उन्होंने इस्तिहार नहीं दिया और प्रोक्योर नहीं किया, बाकी राज्य आज भुगत रहे हैं। दरअसल संबित पात्रा 6 मई के अरविंद केजरीवाल के उस बयान का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो बार बार दावा कर रहे थे कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रही तो दिल्ली में मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत बड़े स्केल पे प्लान किया हुआ है। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आ जाती है दिल्ली के अंदर, हम इतने सारे ऑक्सीजन के बेड्स क्रिएट कर देंगे, ढेरों बेड्स क्रिएट करने का हमने प्लान बनाया हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश जारी किया। ऑक्सीजन का तो सारा डेटा सामने है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इस आदेश के बावजूद दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई में कुछ कमी आई, जिससे आम आदमी पार्टी ने फिर से मुद्दा बना लिया। कल की जो सप्लाई है, जो कल हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया ऑक्सीजन, यानी कि 6 मई 2021 को, उसके लिए मैं केंद्र सरकार से फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कृपया हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दें। 500 जो कल भेजा गया है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उससे दिल्ली की गाड़ी नहीं चल सकती है। हमने जो मांग रखी है, जिस मांग पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है, कृपया कर उतनी मांग दिल्ली को, दिल्ली वालों को, दिल्ली सरकार को सौंपे। अब इस हमले के जवाब में बीजेपी कह रही है कि केंद्र हर राज्य की जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत में लगी है। मगर ऑक्सीजन को लेकर राजनीति। अभी मैंने इंटरव्यू पढ़ाया आपको मुंबई के कमिश्नर का, उन्होंने क्या कहा, 15 से 20 सेकंड के अंदर एसओएस जो हमारे कॉल्स थे, इमरजेंसी कॉल थे, उसके ऊपर भारत सरकार ने काम किया और जो भी हमें ऑक्सीजन चाहिए था हमें तुरंत मुहैया कराया। और बिल्कुल मैं भारत सरकार को दोष नहीं दूंगा। देखिए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक केस हुए, सबसे ज्यादा मृत्यु भी महाराष्ट्र में हुई, ऑक्सीजन भी स्वाभाविक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन जिस राज्य में सबसे ज्यादा केस हुए वहां आवश्यक पड़ा होगा। भारत सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? ऑक्सीजन को लेकर वार पलटवार के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कोरोना के हाल पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने खुद भी माना कि राजधानी में ऑक्सीजन की मांग में कमी आई है। हालांकि ये संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जिस पर सख्त रुख दिखाते हुए अब हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम तय करने पर रिपोर्ट मांगी है। कोरोना के इस संकट काल में ऑक्सीजन को लेकर सियासत जारी है, जबकि सबसे बड़ी कोशिश बस इस बात की होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान न जाए। आज तक ब्यूरो। एक एक सांस के लिए संघर्ष है, लेकिन राजनीति है कि जाती ही नहीं। कोरोना के संकट काल में तमाम लोगों को बड़ी मुश्किल से अस्पतालों में इलाज मिल पा रहा है। कई अस्पतालों ने मुसीबत के इस दौर में मानवता को ताक पर रख दिया है। बिहार से ऐसी ही एक महिला की कहानी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए अस्पताल अब एक डरावनी कहानी जैसा है।
जो मास्क लगा था ना, मास्क तो ऐसे लगा है ना, लेकिन हम उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई डाले थे, वो नहीं डाला था सर। बाबू के लाश के साथ में निकली सर। अरे ये बेटा अभी तक नहीं खाली हुआ है, खाली नहीं हुआ है मतलब क्या, कोई मरा नहीं। ऑक्सीजन का टैंक मुझे खा जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से मेरा बाबू चला गया सर। प्रॉमिस किए थे ना, डायमंड का बैंगल याद है ना, बाबू ने बोला बस वो लास्ट लाइन था मेरे बाबू के लिए। और फिर करके आंखों में आंसू लिए ये सिर्फ एक महिला के दर्द की दास्तान नहीं है, ये बिहार के उस पूरे स्वास्थ्य सिस्टम के स्याह चेहरे की कहानी है जो कोरोना की मार से कराह रहा है। शहर शहर में इलाज के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मिल भी रहा है, उनकी कहानी ऐसी है जिसे सुनकर कलेजा कांप उठेगा। हस्बैंड का मैसेज मुझे आ रहा है, ये लोग मार देंगे, आ जाओ। शाम में अचानक से मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब होने लगी सर। इस रोड पे ऐसे लेट जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से मैंने सबको कहा इनका मास्क ठीक से लगा हुआ है ना, मास्क तो नहीं लीक कर रहा ना। सब कह रहे नहीं ठीक है ठीक है। फिर मेरी दीदी गई दौड़ के डॉक्टर को बुला के लाई, जो मास्क लगा हुआ था सर। वो डॉक्टर क्या बोलते थे सर पता है, कि हम लोग नहीं सोएंगे क्या, हम लोग को आराम करने का हक नहीं है क्या, बौखला देते हो हम लोग को, हम लोग आराम नहीं कर सकते क्या। जो नाइट ड्यूटी पे दरवाजा लगा के तो मोबाइल पे गाना सुनते थे और लाइट ऑफ करके सर सो जाते थे। जब वो लोग आए सर तो क्या पता चला कि जो मास्क लगा था ना, मास्क तो ऐसे लगा है ना, लेकिन हम उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई डाले थे, वो नहीं डाला था सर उन्होंने। रुचि शर्मा नाम की ये महिला अपने पति की जान बचाने के लिए 26 दिनों तक भागलपुर से पटना के अस्पतालों में धक्के खाती रही। उनके पति की जान तो नहीं बची, लेकिन उन्हें जिंदगी भर का डरावना और दर्दनाक अनुभव जरूर मिल गया। बोला ना आज रात तक मुझे रुकना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है। तो वहाँ पे कंपाउंडर था, उसने मुझे बोला ये लड़की धक्का मार के निकालूं क्या यहाँ से। मैंने उनका पैर पकड़ लिया, तब तक मेरे हस्बैंड को पार्टी हो गई सर। मैंने बोला बस ये साफ करके ना मैं चली जाऊंगी। फिर नहीं, गंदे में पड़ा रहेगा, तुम नहीं साफ करोगी, आके जो धोम है ना वो आके साफ करेगा, तुम नहीं करोगी पेशेंट के सामने सर। मैंने बोला ये ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलिए। नहीं ठीक है, ये बौखला रहा है, ये बचेगा क्या, ये नहीं ठीक है, ये बौखला रहा है। अब मेरे हस्बैंड होश में ऐसे ऐसे आंसू निकल जाते सर मेरे बाबू का। महिला के पति की तबीयत बिगड़ी तो पहले उन्हें भागलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहाँ इलाज के नाम पर जैसी लापरवाही दिखी कि लगा पति की जान पर ही बनाएगी। तो मैंने बोला बाबू डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है। तो उसने मुझे बोला कि एकदम बस डर, उसने बोला ये बस ऑक्सीजन का डर और कुछ नहीं मुझे यहाँ। फिर एक दिन मुझे बोला ये डर ना मुझे खा जाएगा, ये ऑक्सीजन का डर मुझे खा जाएगा। तरसों रात को जब ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो गई ना, तब बाबू ने मुझे बोला कि होश खो दिया। तो बाबू बोला बेटी इधर सुनो बेटी। मैंने बोला बेटी क्या बोल रहे, कह रहे तुम ही मेरी बेटी हो, तो मेरी बेटी का ध्यान रखना। बाबू मुझे इंडिकेशन दे रहे थे कि मैं जाने वाला हूँ, ऑक्सीजन की कमी से तुम ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन की कमी से मेरा बाबू चला गया। पति की जिंदगी बचाने के लिए रुचि शर्मा उन्हें लेकर पटना आई। अस्पताल बदला, लेकिन हाल यहाँ भी नहीं बदल सका। डर से उसके बाद मेरे जेठ ने और दीदी ने बोला कि नहीं हम लोग यहाँ से लेके पटना चलते हैं, यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। पटना में राजेश्वर हॉस्पिटल आए सर, कर फूटा था सर, राजेश्वर हॉस्पिटल आ गए सर। 12-13 दिन रहे सर। एक टेबल पे सर मैं ऐसे जो बैठी हूँ, वो जब बाबू का दम टूटा ना तो सर बाबू के लाश के साथ में निकली सर। एक दिन मैंने एक नर्स को बोलते हुए सुना सर कि 10-15 मिनट नहीं आएगा तो ये बेड भी खाली हो जाएगा। एक नर्स आई कहती अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है। खाली नहीं हुआ है मतलब क्या, कोई मरा नहीं है सर, राइट, खाली नहीं हुआ मतलब कोई मरा नहीं है। आंखों के सामने ये महिला अपने पति को तिल तिल कर मरती देखती रही। डॉक्टर और अस्पताल वालों के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा उसके सामने कोई चारा नहीं था। एक डॉक्टर ने, किसी ने, नर्स ने, किसी ने भी मदद नहीं किया। ग्लोकल हॉस्पिटल सर, ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर का ग्लोकल हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ पे कोई केयर नहीं होता था। मेरे हस्बैंड पॉटी करके यूरिन पास करके 4-4 घंटा 10-10 घंटा पड़े रहते थे, कोई क्लीन नहीं करता था। वो फोन करके बोल नहीं पा रहे थे, मेरे हस्बैंड फोन करके मुझे बुलाते थे, मैं जाती थी, मैं क्लीन करती थी। एक आदमी को मैंने बोला कि आप मदद कीजिए, तो उसने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरे कमर पे हाथ रखा। उसका नाम ज्योति कुमार है, वो हाइट 6 फीट के करीब है और ज्योति कुमार जेंट्स है, वो ज्योति कुमार। उसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया। मेरे हस्बैंड ने देखा, उनका पूरा ये पसीना से भीग गया सर, लेकिन बाबू मेरा कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने बाहर आके मुझे मुस्कुरा के बोला ज्योति कुमार ने कि आप ध्यान रखूंगा आपके हस्बैंड का।
रुचि ने अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, ब्लैक में ऑक्सीजन तक खरीदी, लेकिन जान नहीं बचा सकी। बिहार में मरीजों के बेहतर इलाज के बड़े बड़े दावे करने वालों की सच्चाई बताने के लिए रुचि शर्मा की कहानी कम नहीं है। सत्यवान को मैं नहीं बचा पा, सबने मिलकर मार दिया सर, सबने तीनों जगह पे टॉर्चर कर करके सबने मार दिया सर। ये दास्तान केवल रुचि की नहीं है, बल्कि रुचि जैसी कई महिलाएं अस्पतालों के और उसके कर्मचारियों के शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार हो रही हैं। रुचि ने अपने पति को खो दिया है, लेकिन वो चाहती है कि जो खौफनाक मंजर अस्पतालों का व्यवहार उनके साथ हुआ है, उन्होंने देखा है, वो सबके सामने हो। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। एक महिला जो अपने पति को बचाने के लिए लगातार जूझती रही, लेकिन सिस्टम ने, सरकार ने, वहां की व्यवस्था ने किस तरह से उसको असहाय कर दिया, इस रिपोर्ट को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। क्या शहरों के बाद गांव में भी कोरोना फैल गया है? अब यह सवाल इसलिए क्योंकि गांव में भी कोरोना से मौत के दावे किए जा रहे हैं। कोरोना जैसे लक्षण से मौत की शिकायतें उत्तर प्रदेश और बिहार से लगातार सामने आ रही हैं। ऐसा ही दावा कानपुर के पास 2 गांव में भी किया गया है, जिसकी पड़ताल आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह मौत हो चुकी है। 15-20 दिन के अंदर बुखार आता है, बस सांस कमी, पानी खत्म, शाम को गला बुखार आ गया, सवेरे गला खत्म हो गया। जानकारी मिलती है, एक दिन में 5-5 आदमी मरते। अब यही जानकारी मिल रही कि फलाने मरी गए, ठिकाने मरी गए, ऐसे सब पता लागत करीब 20 आदमी मर चुका। वजह का है यही सब, का कोरोना से मरी गए, कोनो का बीमारी से मरी गए, यही सब बता रहे लोग बाग। हमारे गाँव में मृत्यु हो रही है, ये कब तक इस सुरक्षा के बोलने की हमारी क्षमता नहीं है। शासन प्रशासन स्वयं सब देख रहा है, क्या कर रहा है, सब बातचीत कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, आज तक कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आज तक एक दिन आए इधर उधर वो छिड़कते रहे, न दवाइयाँ मिली न कुछ मिला। उत्तर प्रदेश के कानपुर के 2 गांव जहां एक जैसा खौफ है। दावा है कि पिछले 2 हफ्ते से यहां पर लगातार लोग मर रहे हैं, लेकिन सवाल है क्यों? क्या इसके पीछे कोरोना है? क्या उत्तर प्रदेश में शहरों के बाद गाँव में भी कोरोना फैल गया है? कानपुर के पास के इन 2 गाँव में आखिर रहस्यमय मौत की वजह क्या है? इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें, उससे पहले आप इस खंडर को देखिए, जिसका सच आपको कोरोना से लड़ते उत्तर प्रदेश के प्रशासन के दावों की हकीकत बताएगा। लेकिन कानपुर के घाटमपुर में क्यों लोगों के एक के बाद एक मरने का दावा किया जा रहा है, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। कोरोना का कहर अब गांव तक भी बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मैं इस वक्त कानपुर से 50 किलोमीटर दूर उस जगह पर मौजूद हूं जो घाटमपुर से करीब 4 किलोमीटर पहले पड़ता है, और इस जगह का नाम है जहांगीराबाद। यहां पर बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं। गांव में जिस तरीके से लोगों को इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि उनको बुखार होता है, बुखार होने के बाद खांसी, इसके साथ ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। इस वजह से लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है और भारी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और गांव की तरफ एक तरफ ये देखना होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर किस तरीके से आगे बढ़ सके। इस गांव के लोगों ने हमारी टीम को बताया कि मरने वालों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने के बाद सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। ये सब इतनी तेजी से हो रहा है कि मरीजों को अस्पताल तक ले जाने का वक्त नहीं मिल पा रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इस सब के पीछे कोरोना है? कानपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर इस जहांगीराबाद गांव में पिछले 20 दिनों में 25 से 30 लोगों की मौत हो गई है। लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई। गांव में यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग, जो गलियां हैं वो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग हालांकि यहाँ कोशिश ये नहीं कर रहे हैं कि उनको मास्क किस तरीके से लगाना है, सावधानी कैसे बरतनी है। गांव में बहुत सारे लोग अभी भी अपने आप को यहाँ पर सही तरीके से सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। ये दावा अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है कि जिस गांव में लगातार संदिग्ध मौत हो रही है, वहाँ प्रशासन टेस्ट तक करवाने का वक्त नहीं निकाल पा रहा। ये जानने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है
कि आखिर इस गांव में इतनी मौत यहाँ पर हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से हो रही है। क्या इसकी एक वजह कोरोना भी बताया जा रहा है? जी, इससे स्पष्टीकरण अभी तो नहीं है कि किस वजह से मौतें हो रही हैं, लेकिन हाँ ये पता चलता है कि सांस लेने में दिक्कत की समस्याओं से अधिकतर लोगों की मौत यहाँ हुई है और शासन या प्रशासन के द्वारा कोई भी यहाँ सहायता नहीं मिल पाती है। जबकि ये नेशनल हाईवे 86 है, इसी रास्ते से हमारे यहाँ तहसील मुख्यालय के तमाम अधिकारी निकलते हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। आज तक हमारे गाँव में सैनिटाइजर नहीं हुआ है, जबकि विधायक जी हर गाँव में जाते हैं और यहाँ तक नहीं आते हैं विधायक जी कि यहाँ भी सैनिटाइजेशन कराया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। ऐसा कोई भी कदम शासन का या प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया जाता है। कि लॉकडाउन चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ के, ये लॉकडाउन लगता है आपको? लॉकडाउन का कोई भी पालन हमारे गांव में नहीं होता है। कितने लोगों की और किन किन घरों में इस तरीके से डेथ हुई है जिनको खांसी जुकाम बुखार रहा हो? क्या गांव के अंदर कुछ टेस्टिंग कराया जा रहा है? इसके बारे में क्या जानकारी? गाँव के अंदर अभी तक कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, कोई भी जानकारी लोगों को नहीं है, ना कोई अधिकारी यहाँ आया है स्वास्थ्य विभाग से, ना स्वास्थ्य कर्मी यहाँ आते हैं, ना एनएम या किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी लोगों को नहीं दी जा रही है, ना ही जागरूक किया जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा है, तमाम पाबंदियां जनता पर लगाई गई, बावजूद इसके जहांगीराबाद में हमें सब कुछ आम दिनों जैसा लगा। यहाँ तक कि कई बुजुर्ग हमें बिना मास्क के ही मिले। सोचिए, जिस महामारी को लेकर लोगों के दिलों में डर है, उससे बचने के लिए वो मास्क लगाने को तैयार तक नहीं है। जबकि हाल ही में इस गांव में एक बुजुर्ग की सांस में तकलीफ होने से मौत हो गई। ये है जहांगीराबाद। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से ज्यादा मौतें हुई हैं, उसमें से एक परिवार के बीच मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस परिवार में जिन सदस्य की डेथ हुई है उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनको पिछले कुछ दिनों में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, साथ ही उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। बेसिकली इनको प्रॉब्लम अस्थमा की पहले से रही है, सांस लेने में दिक्कत, लेकिन अभी इस बीच में सांस की प्रॉब्लम हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर कानपुर में कहीं पर भी नहीं अरेंज हुआ। घाटापुर से इनका अरेंजमेंट किया गया, घाटापुर से इनको सिलेंडर दिलाया गया, फिर कानपुर ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर टहलाते रहे कि आप यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए। फिर लौट के घर पे आए, घर पे लाने के बाद ये शाम को सही रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर जब हटाया गया है और मॉर्निंग में वही 5:40 पे ही खत्म हो गया। जहांगीराबाद कानपुर के घाटमपुर इलाके में आने वाला गांव, जिसकी आबादी 6000 और यहाँ तकरीबन 3300 वोटर है। फिर भी इस गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई सुविधा नहीं है। इसकी बड़ी वजह ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की ये बदहाली है। ये पूरा स्वास्थ्य केंद्र इस वक्त खंडहर बन चुका है और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी व्यवस्था नहीं दी जाती है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है स्वास्थ्य केंद्र जहांगीराबाद। कानपुर के घाटमपुर के एक और गांव परास में भी लगातार संदिग्ध मौत हो रही है। दावा है कि मरने वालों में कोरोना जैसे लक्षण है। गांव के लोगों ने बाकायदा मरने वालों की लिस्ट तक तैयार की है, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है। गांव वालों का दावा है कि सभी कोरोना से मरे, लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए अभी तक शासन की तरफ से कोई भी नहीं आया है। शासन प्रशासन स्वयं सब देख रहा है, क्या कर रहा है, उससे बातचीत कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। आज तक कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर आज तक। एक दिन आए इधर उधर वो छिड़कते फिरते रहे, न दवाइयाँ मिली न कुछ मिला। जब भी कोई जाता है आए और 2-4 लोगों को देखा, देख कर ही चले गए, भग गए यहाँ से। सोचिए, जिस कोरोना की दूसरी लहर ने सारे देश को परेशान कर रखा है, जिसके गांव में जाने का खतरा मंडरा रहा है, उस महामारी को लेकर प्रशासन का रवैया कितना चिंताजनक है। गांव वाले खुद मिल करके यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गांव वालों की तरफ से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पर कोई टीम नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर नदारत है। सवाल यह है कि कानपुर के पास के इन 2 गांव लोग क्यों मर रहे हैं? गांव के लोगों का आखिर टेस्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा? प्रशासन अब किस बात का इंतजार कर रहा है? जितेंद्र बहादुर सिंह, कानपुर, आज तक। ये तो एक गांव की स्थिति हमने दिखा दी, लेकिन न जाने कितने ऐसे गांव हैं जहां पर व्यवस्था बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि लोग भगवान भरोसे। फिलहाल देश में कोरोना के खिलाफ अब धीरे धीरे पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। पूरे देश में कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, वहीं कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन है। देश की 98% जनसंख्या पाबंदियों के घेरे में है। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अब एक नजर आगे बढ़ते हुए कहां पर लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां हैं, उसको इस मैप के जरिए जानिए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
बिहार, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो 17 तारीख के लिए जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। ये 16 राज्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, यानी कि वो तमाम नियम, कायदे, कानून लोगों को मानने होंगे जो लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य रूप से लागू किए जाते हैं। और अब एक नजर उन राज्यों पर जहां लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन आंशिक पाबंदियां और नाइट कर्फ्यू जैसी रोक लगा दी गई है। यहां पर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर आंशिक लॉकडाउन है। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर इसको लागू किया गया है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। टुकड़े टुकड़े में लॉकडाउन है। वैसे आपको बता दें कि देश में पिछली बार जब संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया था तो उस समय कोरोना संक्रमितों की तादाद तकरीबन 600 के आसपास थी, लेकिन अब हर रोज 3000 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए और कई दिन बीच में ऐसे भी रहे जब 4000 के संक्रमितों के आंकड़े ने देश की चिंता बढ़ा दी थी। हर रोज के ये आंकड़े। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात जल्दी से बंगाल की सियासत की कर लेते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रियों ने आज शपथ ली तो शुभेंदु विपक्ष के नेता बने, लेकिन इन सब के बीच राज्यपाल ने फिर हिंसा को लेकर ममता सरकार पर सवाल खड़े किए तो ममता बनर्जी भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। They declined to give. I have got reports that people are being made to pay amounts for carrying out their normal business. Extra legal mechanism has overtaken the situation, and state apparatus is yet to take tangible steps. It's really bothering me. All is well. Feel good factor. There is no violence. Situation is on the ground otherwise. যেহেতু বিজেপি আইটিসি তার 30টা দেশে আরএসএস আছে, সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে বাংলায়। বাংলায় কিছু হয়নি, বাংলার শান্ত আছে। ইলেকশন একটা গভর্নমেন্ট প্রতিবার 24 ঘন্টার মধ্যে সেন্ট্রাল টিম যারা পাঠিয়ে দেয় তাদের কি মিনিমাম সৌজন্যতা আছে? মিনিমাম সৌজন্যতা আছে? এত বড় ম্যান্ডেট নিয়ে ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি নিয়ে একটা গভর্নমেন্ট এসছে, ল অ্যান্ড অর্ডার স্টেট সাবজেক্ট, কেন সেন্ট্রাল টিম এসে এলাকা এলাকায় গিয়ে উত্তেজনা ছড়াবে? কেন ছড়াবে? ঠিক আছে, তারা এসছে, চিফ সেক্রেটারি মিটিং করেছে, কথা বলে নিয়েছে, ইটস ওকে। এখানে আমরা বিজেপি গাড়ি গাড়ি গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? उधर हेमंत बिस्व शर्मा ने आज असम के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली है। उनके साथ कुछ विधायकों ने भी शपथ ली। हेमंत पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन विधायकों का साथ, शानदार काम और जमीनी पकड़ का इनाम मिला और इस बार राज्य की कमान उन्हें सौंपी गई। भारतर संविधानर प्रति टीके पर टक्कर। जी हां, कहीं टीके पर सियासत हो रही है तो कहीं टीके के लिए अफरा तफरी मची हुई है। यूपी के 11 और जिलों में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ तो तमाम केंद्रों पर हंगामा मच गया। भीड़ इकट्ठा हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। नोएडा और गाजियाबाद में तो बिना रजिस्ट्रेशन ही लोग टीका लगवाने के लिए पहुंच गए। जान है तो जहान है और कोरोना से जान बचाने का टीका ही सबसे मुफीद समाधान। यही वजह है कि टीका लगवाने के लिए लोगों की कतारें लग रही हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में 18 साल से ऊपर वालों को कोरोना का टीका लगने की आज से शुरुआत हुई तो जैसे पूरा नोएडा ही टीका लगवाने के लिए उमड़ पड़ा। दिल्ली से सटे नोएडा में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 30 के अस्पताल में मौजूद हूं। अगर आप देखें तो लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। दिक्कत इस बात की भी है कि प्रशासन के पास बहुत ज्यादा वैक्सीन है नहीं। 3000 वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम है आज पूरे नोएडा में। लाइन काफी ज्यादा लंबी लगी है। सुबह के वक्त बात करें तो यहाँ पर भगदड़ भी हो गई थी, जिसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ठीक तरीके से चले इसके लिए जो नोएडा पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है भारी भरकम फोर्स के साथ। नोएडा सेक्टर 30 के जिला अस्पताल पर गेट के दोनों तरफ लोगों का रेला लग गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी तो अस्पताल प्रशासन ने पुलिस फोर्स बुलवा ली। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने खुद मोर्चा संभाला। पुलिस ने उन लोगों को अस्पताल से बाहर जाने के लिए कह दिया
जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था या फिर जिनका स्लॉट बुक नहीं था। इस सेंटर पे भी आने के बाद लोग इन्फेक्ट होके जाते हैं, तो कृपया करके जो गोल्डन रूल्स है उसका पालन करिए, डबल मास्क लगाइए, इसको कभी लाइटली मत लीजिए प्लीज। हम लोग देख रहे हैं क्या स्थितियां बनी हुई हैं, भीड़ करने से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, यहाँ की व्यवस्था बिगड़ेगी और कोई फायदा नहीं होना है। इसलिए जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है कृपया इधर उधर ना टहलें, यहाँ से चले जाइए। दरअसल गौतम बुद्ध नगर जिले में टीकाकरण की शुरुआत की खबर सुनकर तमाम लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही अस्पताल पहुंच गए थे। फर्स्ट डे होने के चलते काफी ऐसे लोग भी यहाँ पे आ गए थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन उनका अलॉटमेंट नहीं था, तो उसके चलते यहाँ भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। हम लोगों ने ग्रेजुअली सबको क्लैरिफाई कर दिया, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको हम लोगों ने वापस जाने के लिए कहा है, और जो लोग रजिस्टर्ड हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं है उनको भी वापस किया गया है और उनको कहा गया है कि अपनी बारी का इंतजार करें। दरअसल जिला अस्पताल में वैक्सीन की कमी भी थी। 18+ वालों के लिए 400 वैक्सीन का इंतजाम था, लेकिन 45 साल वालों के लिए वैक्सीन की 100 डोज मौजूद थी। पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में पहले दिन 2800 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। जिले में वैक्सीनेशन के लिए 16 बूथ बनाए गए थे। सरकार की तरफ से गौतम बुद्ध नगर जिले को वैक्सीन की 17,000 डोज मिली है। लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, अपनी जब उनका टर्म आएगा, टेन्योर आएगा, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के नियंत्रित हो पाएगा। हम लोग समझा रहे हैं और नियंत्रित कर रहे हैं। दिल्ली और नोएडा दोनों से सटे गाजियाबाद जिले में 18 साल से 45 साल वालों के लिए टीके लगने की शुरुआत हुई तो जगह जगह हंगामा खड़ा हो गया। झगड़े हो रहे हैं, न कोई स्पष्टता है और दिक्कत यही है कि लोगों को भी पता नहीं है कि आखिरकार आज किसको लगेगी वैक्सीन और किसको नहीं लगेगी, इसीलिए हंगामा बढ़ता हुआ है। गाजियाबाद का यह सेंटर है जहां पर लोग आग बबूला हो रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार कोई तो नियम होगा, कोई तो व्यवस्था होगी जिसके तहत लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगवाई जाएगी। दरअसल तमाम केंद्रों पर आज सिर्फ 18 से 45 साल के लोगों के टीकाकरण का इंतजाम था, लेकिन 45 से ज्यादा उम्र के लोग भी आ गए। इसके चलते हंगामा मचने लगा। हमारी मजबूरी ये है कि वैक्सीन कहीं और अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज हम तो पैसे देके लगवाने के लिए तैयार हैं, या जितने मर्जी पैसे ले लीजिए पर हमारे सेफली लगा दीजिए। पहले हमने पैसों की लगवा ली नहीं, अब आप पैसों की सुविधा दो जिससे हम लगवा लें। हमें ये क्या रोज के आते हैं घर को छोड़ करके नहीं परेशान होते हैं। कितने दिनों से आ रही हैं? 3 दिनों से आ रहे हैं। कई स्लॉट बुक होने के बावजूद भी अनसक्सेसफुल रहा हूँ हमेशा, और जब भी स्लॉट के टाइम में आते हैं हमारे को यहाँ कहा जाता है वैक्सीन खत्म हो गई है। यूपी के सहारनपुर जिले में भी आज से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। इसके चलते सुबह से ही अस्पतालों के सामने भीड़ जमा हो गई। अधिकारियों के सामने ही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में अब तक 18 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन अब 11 जिलों में आज से 18 साल से 44 साल तक के युवाओं के टीकाकरण की शुरुआत हो गई। ये जिले हैं आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर और शाहजहांपुर। इससे पहले लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में 18 साल से ज्यादा के लोगों का टीकाकरण 1 मई से ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के टीकाकरण के तीसरे चरण में कुल 11 नए जिलों को जोड़ा गया है, जहां पर अब ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कुल 18 जिलों में उत्तर प्रदेश के इन जिलों में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन 10 दिन बाद भी यहाँ लोगों की कतारें कम नहीं हो रही हैं। लोगों को टीकों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। गाजियाबाद से कुमार कुणाल, नोएडा से अरविंद ओझा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। वहीं राजधानी दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण तो 1 मई से शुरू हो गया था, लेकिन अब टीके पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने केंद्र पर वैक्सीन की कम डोज सप्लाई करने का आरोप लगाया है। सरकार के सिपहसालार केंद्र सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं कि यहाँ देश में लोग कोरोना से मर रहे हैं, ऐसे में विदेश में वैक्सीन क्यों भेजी जा रही है। राजधानी दिल्ली में 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत तो 1 मई को ही हो गई थी। दिल्ली के स्कूलों में बाकायदा टीकाकरण शुरू भी हो गया, लेकिन लोगों को टीकाकरण का स्लॉट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। 3 से 4 दिन में लोगों को स्लॉट। दिल्ली में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो बाकी राज्यों से आसान है, ज्यादा व्यवस्थित है।
लेकिन यहाँ भी जो लोगों को एक दिक्कत आ रही है वो है वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कराना। स्लॉट बुक कराने में परेशानी हुई, कितनी देर बैठना पड़ा? हाँ जी सर, मेरे को 3 घंटे बैठना पड़ा था स्लॉट बुक कराने के लिए, बट जो टेलीग्राम पे under45.in की जो लिंक है उससे यू कैन गेट द स्लॉट्स अवेलेबल, बट 150 स्लॉट की नोटिफिकेशन आती है और 1 मिनट में स्लॉट खत्म हो जाते हैं। मैंने भी 2 दिन तक लगातार ट्राई किया, उसके बाद जाके आज का स्लॉट मिला है। तो ये क्यों होता है, क्या लगता है? मुझे लगता है या तो वैक्सीन की कमी है या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। तो मैं 4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन 4 दिन में क्या है, स्लॉट्स आते हैं और पता भी नहीं चलता टाइमिंग क्या होती है बुक करने की। लास्ट लकीली मतलब कल मैंने ट्राई किया था तो अवेलेबल था, मैंने बुक कर लिया। बट ये है कि स्लॉट्स एकदम तत्काल टिकट की तरह है, अगर आपकी आंख झपकी तो स्लॉट्स खत्म। स्लॉट की दिक्कत तो ऐसी है कि पति पत्नी को अलग अलग जगहों के स्लॉट मिल रहे हैं। दोनों जगहों की दूरी 40 किलोमीटर से ज्यादा तक पहुंच जा रही है। मैं 2 मई से ट्राई कर रही थी एंड आफ्टर 10th ऑफ मई आज मुझे यहाँ स्लॉट मिला और मेरे हस्बैंड को द्वारका स्लॉट मिला है एंड इट्स वेरी अनकन्वीनियंट। तो ये है मुश्किल, इन्हें आना पड़ रहा है पंडारा रोड और यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर द्वारका जाना पड़ रहा है इनके हस्बैंड को। तो ये मुश्किल है। दिल्ली में व्यवस्थित है, ठीक है, लाइन में लग करके स्कूलों में आसानी से आपको वैक्सीनेशन मिल रहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि स्लॉट मिलेगा तब तो। एक तरफ वैक्सीनेशन के लिए लोगों को टाइम स्लॉट से जूझना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ टीके की किल्लत के लिए सियासी घमासान बढ़ गया है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया था। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी भी भेज दी। अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली में 18 से 45 साल के 92 लाख लोग हैं। आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश दें कि मई से जुलाई के दौरान हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज दिल्ली को सप्लाई करें। दिल्ली अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहा है। हमें लगता है कि हम 3 महीने में दिल्ली की पूरी जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार दोनों वैक्सीन के स्टॉक दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएगी और जल्द से जल्द हम दिल्ली के लोगों को इस महामारी से बचा पाएंगे। केजरीवाल ने वैक्सीन की किल्लत का मामला उठाया तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूछ लिया कि जब देश में लोग कोरोना से मर रहे हैं तो फिर विदेशों में वैक्सीन बांटने की जरूरत क्या थी। ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा मांगी जा रही वैक्सीन को काट के विदेशों को वैक्सीन बेच रही है। किस लालच में विदेशों को 6.5 करोड़ की वैक्सीन बेच दी आपने? अफगानिस्तान को भेज दी, आपने बांग्लादेश को दे दी, आपने अरब कंट्रीज को दे दी। आम आदमी पार्टी के हमले का जवाब बीजेपी के खेमे से आया। मोर्चा पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने संभाला। लॉकडाउन के पीरियड को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफी प्रयास किए। दिल्ली वासियों, ये हकीकत है, लाखों एडवर्टाइजमेंट सुबह से शाम तक, मगर हकीकत 17%, 48%, 50% इतने ही लोगों को जो वैक्सीन मुफ्त मिल रहा था वो वैक्सीन पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते सही तरीके से वैक्सीनेशन को आगे नहीं बढ़ाया। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। वो खुद कहते हैं इकबाल जी, इसमें आप केंद्र की राजनीति को, केंद्र के सरकार को मत घसीटिए। इसमें अगर किसी का दोष है तो ये राज्यों का है, राज्यों से सवाल पूछिए। दिल्ली में ऑक्सीजन पर सियासत अभी खत्म नहीं हुई थी कि वैक्सीनेशन पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली। उधर बिहार, झारखंड और पंजाब में भी आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बदइंतजामी साफ साफ देखी गई। टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ जमा हो गई। इस बीच तमाम राज्यों में टीकों की कमी की भी बात
सामने आई है। बिहार में 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को टीके लगने की आज से शुरुआत हुई, तो देखिए राजधानी पटना के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर क्या हाल हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर चली गई, पूरा मजमा लग गया, सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। राज्य में 624 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत हुई, तो ज्यादातर जगहों पर ऐसा ही नजारा सामने आया। 9 साढ़े 9 के बीच में एक गार्ड जो है जैसे तैसे टोकन बांटने लग गया। हम लोग सोचे ऐसे ही टोकन होगा, लेकिन पता चला कि लाइन वालों को तो टोकन दिया ही नहीं, किसी को उसके लिए मारामारी हो गई है। और समझिए कि कोरोना जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाए। हमें गैदरिंग से बचना है, लेकिन कोविड से बचना है तो गैदरिंग से बचना होगा, लेकिन इतना ओवर क्राउडेड है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। पंजाब में भी आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो अमृतसर के टीकाकरण केंद्रों पर लोगों का जमावड़ा हो गया। टीका लगवाने आए तमाम लोग भीड़ देखकर घरों को लौटने लगे। कोरोना से बचने के लिए थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। इतना रश था तो मुझे डर लग रहा था कि यहाँ ना कहीं कोरोना हो जाए। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का ऐलान तो हो गया। वैक्सीन की खेप राज्यों को पहुंचाई जा रही है, लेकिन तमाम राज्यों में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। झारखंड में टीकाकरण जोर शोर से शुरू हुआ, लेकिन टीके की कमी ने इस अभियान पर ब्रेक लगा दिया। राज्य को जरूरत के मुताबिक टीकों की डोज नहीं मिल पाई है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चलाया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है डोजेस कम है, जिसके वजह से 18+ यानी 18 से 44 के बीच का जो बेनिफिशियरी ग्रुप है, जिसमें 1,57,00,000 लोग हैं, वो अभी भी वैक्सीन से वंचित हैं। वो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसको किक ऑफ नहीं किया जा सका है क्योंकि डोजेस कम है। हालांकि 6 मई को कोवैक्सीन के 1,34,444 डोजेस जो हैं वो राज्य सरकार ने रिसीव किए हैं। दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के बीच वैक्सीन की कमी को लेकर घमासान छिड़ा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने 10 मई की सुबह तक के वैक्सीनेशन के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 18 से 44 साल आयु वर्ग के लिए दिल्ली सरकार को अब तक 1.5 लाख कोवैक्सीन के डोज और 4 लाख कोविशील्ड के डोज मिले हैं। अब तक 1,02,020 लोगों को कोवैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। वहीं कोविशील्ड की 1,73,520 डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली में कोवैक्सीन की 47,980 डोज बाकी है, जबकि कोविशील्ड की 2,26,480 डोज बची है। कहीं टीकों की कमी तो कहीं अव्यवस्था। कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो सरकार ने निर्धारित किया था वो अभी दूर नजर आ रहा है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है युद्ध स्तर पर इस तरह के प्रयास किए जाएं, लेकिन आबादी के हिसाब से वैक्सीन की कमी और दूसरी तरफ सरकार की तैयारियां भी अधूरी नजर आती हैं। इसी वजह से आपने तस्वीरें देखी जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। भारी भीड़ देखी जा रही है अलग अलग केंद्रों पर, इसको रोकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही।